नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं AVP 24 न्यूज़ और मैं लेके हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो आपका चुनावी संघर्ष। मुसलमानों की राजनीतिक स्थिति बिगड़ते हुए देख शुएब अहमद ने 2008 में एक संगठन की स्थापना की थी जिसका नाम यूनाइटेड मुस्लिम फाउंडेशन रखा था, जिसमें लगातार संघर्ष कर रहे उन्होंने 2013 से 2017 के चुनाव में अपना पूर्ण योगदान दिया था और इस बार 2022 में भी इनका उत्तर प्रदेश के चुनाव में सहयोग रहेगा। आज हमारे साथ शुएब अहमद साहब मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि आखिर 2022 के चुनाव में उनका क्या रोल है। उससे पहले देखिए आप ये तस्वीर। हम लोग कुछ सिलेक्टेड विधानसभाओं में जहां पे अपनी पहुंच है वहां पे अपनी टीम बना के अपने संगठन को मजबूत करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक बैनर पे प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम खुद चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। जो लोग मैदान में होंगे और इन सांप्रदायिक शक्तियों को पराजित करने का काम करें। शुएब साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। और AVP 24 न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये करना चाहूँगी कि आजकल हमारे देश में जो कभी गंगा जमनी तहजीब मानी जाती थी, उत्तर प्रदेश में लोगों में प्रेम देखने को मिलता था, धर्म को लेकर कोई भेदभाव नहीं था। आज इतना जहर घुल गया है कि लोग एक दूसरे को नफरत की निगाह से देखने लगे। इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि इस देश की गंगा जमनी तहजीब आज भी जिंदा है। चंद नफ़रत के सौदागर जिन्होंने नफ़रत की राजनीति के बलबूते पे सत्ता को हासिल किया और उनका अंतिम उद्देश्य सत्ता ही है, उनके प्रोपगंडे के अलावा इस देश में हिंदू मुस्लिम आज भी एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम और स्नेह से रह रहा है। किसी तरीके का कोई अगर हम ज़मीनी लेवल पे देखें तो कोई बहुत ज़्यादा दूरियां नहीं बढ़ी हैं। ये वो राजनीतिक दल जो नफ़रत की राजनीति कर रहे हैं और गोदी मीडिया ने मिलकर एक देश में प्रोपगंडा फैलाया है। बाकी मुझे लगता है कि ऑल इज़ वेल। अभी 3 कृषि कानून प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि उन्होंने वापस ले लिए, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है कि ये एक राजनीतिक कदम है? देखिए, प्रधानमंत्री जी को जब अपने पैरों के नीचे से ज़मीन निकलती दिखाई पड़ी, क्योंकि देश के 5 प्रमुख राज्यों में चुनाव है, उत्तर प्रदेश उसमें देश का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश से होके ही दिल्ली की सत्ता के लिए रास्ता जाता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब देखा, पिछले 1 साल से किसान सड़कों पे बैठे थे, किसानों को रोकने के लिए इसी सरकार ने कैसे कैसे कदम उठाए आपने देखा, देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। सड़कें खोद दी गई, रास्ते में कीले गाड़ दी गई, कटीले तार डाले गए, किसानों के ऊपर ठंड में ठंडे पानी से बारिश करी गई। जब वो किसान, हमारे देश का अन्नदाता किसान नहीं डरा और आखिर में इस सरकार से लड़ता रहा। अब जब उत्तर प्रदेश का चुनाव सर पे आ गया तो भाजपा को इस चीज़ का एहसास हुआ कि अगर ये आंदोलन चलता रहा तो आने वाले चुनाव में इनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसको देखते हुए ये 100% राजनीतिक फैसला है
इसमें किसी तरीके का कोई और दूसरा एंगल नहीं है। अगर इनको 1% भी संवेदना होती तो जो 700 किसान एक साल के अंदर जिन्होंने शहादत पाई है, जो वहाँ मरे हैं, उससे ये लोग प्रेरणा लेके इस कृषि कानून को अब तक रोल बैक कर चुके होता। ये जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, इसको मुस्लिम समुदाय अपनी एक विपक्ष सरकार के रूप में देखता है और उसके ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं वो उसको जिम्मेदार ठहराता है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो सरकार बनी है, चाहे प्रदेश में बनी हो या केंद्र में बनी हो, इनका जो एक केंद्र बिंदु रहा है इनकी राजनीति का, मुस्लिम विरोध का रहा है। इन लोगों ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके अपनी राजनीति की शुरुआत करी थी। अगर मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि पिछले 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को एक भी मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव लड़ाने के लायक नहीं मिला था। इसका मतलब आप समझिए कि ये शुरू से ही 403 में अगर इनको एक प्रत्याशी भी मुस्लिम नहीं मिल रहा है तो इन्होंने तो खुद ही घोषणा कर दी कि हम मुस्लिमों से दूरी बनाए हुए हैं। और बाद में इन्होंने जितने भी कदम उठाए, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे वो गोश्त पे बैन लगाने का मुद्दा हो, या सबसे बड़ा जो इन्होंने आखिरी में ब्रह्मास्त्र अपना चलाया, नागरिकता संशोधन कानून वाला, इन सारे मुद्दों से अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर डर है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ये समझते हैं कि ये सरकार उनका उत्पीड़न कर रही है। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो कितने बड़े पैमाने पे काउंटर हुए हैं और बार बार आरोप लगता रहा है कि फर्जी इनकाउंटर होते हैं। अभी रिसेंटली अगर आपको ध्यान होगा तो कासगंज में जो हुआ है, अल्ताफ़ की पुलिस हिरासत में जो मौत हुई है, ये सब प्रकरण मुसलमानों को सरकार के साथ कनेक्ट नहीं होने देते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगी, जो अभी मुसलमानों की दिशा है, जिस तरह की उनकी दिशा हो गई है कि राज्य की बात कर लिए या फिर केंद्र की बात कर लिए, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं कि क्या सरकार ही इसकी जिम्मेदार है? नहीं, मेरी नज़र में सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में सत्ता संविधान से चलती है। ये सरकार किसी की बपौती नहीं होती। सरकार को जनता चुनती है और एक निश्चित वक्त के लिए चुनती है, और संविधान में सभी नागरिकों का अधिकार समान है। ठीक है। यूपी में अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो क्या भूमिका, विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, विपक्ष की भूमिका की जहां तक हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी विपक्ष का सबसे बड़ा दल है। ठीक है। और उसके अलावा कांग्रेस है, बसपा है, या ओवैसी साहब की मजलिस है, या केजरीवाल साहब के आम आदमी पार्टी है, या जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल है। ये सब पार्टियां हैं। लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है, भाजपा का पूरा प्रयास वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति की तरफ है। किसी भी तरह इस राजनीति को डाइवर्ट करके सांप्रदायिक मुद्दों को हवा देने के बाद वोटों का ध्रुवीकरण हो सके, इसका पूरा प्रयास भाजपा की तरफ से किया जा रहा है। जिस तरह समाजवादी पार्टी को एक मुस्लिम के हित में पार्टी माना जाता हैगा, लेकिन अभी सब रैली कर रहे हैं, आ रहे हैं। जब जैसे विधानसभा चुनाव करीब हो गए, कांग्रेस आते हैं, ओवैसी आते हैंगे, तो क्या लगता है कि मुसलमानों की जो वोट की रणनीति है वो क्या रहने वाली है? देखिए, मुसलमान एक उत्तर प्रदेश में बड़ा हिस्सेदार है। 20 से 25% आबादी मुसलमानों की है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी 40, 45, 50% तक है। 50% का मतलब आप जानते हैं कि जिस ज़िले में 50% मुसलमान है तो उस ज़िले का हर दूसरा आदमी मुसलमान हुआ। ठीक है। तो रही बात कांग्रेस की या ओवैसी साहब की, तो कांग्रेस में प्रियंका गांधी के आने के बाद वाकई फ़र्क पड़ा है। प्रियंका गांधी ज़मीन पर संघर्ष कर रही हैं। प्रियंका गांधी ने नागरिकता संशोधन कानून में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी, और प्रियंका गांधी हाथरस भी गई थी, प्रियंका गांधी लखीमपुर भी गई हैं, और जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है प्रियंका गांधी जा रही है।
हम लोग सजग नागरिक हैं, हम लोग देख रहे हैं कि कौन हमारे मुद्दों पे जमीन पे लड़ रहा। लेकिन अब जो ये सारी पार्टियां आ रही है, विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, तो कभी अगर मुसलमान का वोट किसी कांग्रेस के तरफ रहता है या समाजवादी पार्टी या ओवैसी जी के तरफ रहता है, तो इससे तो वोटों का बंटवारा हो जाएगा, जिससे सीधा फायदा बीजेपी को होगा। देखिए हमारा मैं आपको बता दूं, मैं शोएब अहमद, राष्ट्रीय अध्यक्ष यूनाइटेड मुस्लिम फाउंडेशन, हमारा जो गठन हुआ है, जो हमारा जो जन्म हुआ है, हम लोगों ने जो इस संस्था को गठन किया है, हम लोग एक गैर राजनीतिक संगठन है और हम लोग खुद चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। हम लोगों का यूनाइटेड मुस्लिम फाउंडेशन को बनाने का जो प्रमुख उद्देश्य था, राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना, जिसका सबसे बड़ा जो पार्ट है वोटों के बंटवारों को मिनिमाइज करना। वोटों के बंटवारे को कोई ख़त्म तो नहीं कर सकता, क्योंकि डिवाइडेशन बहुत नीचे तक है। तो आपका उद्देश्य है कि मुस्लिम वोटों को सही पार्टी तक पहुंचाना? नहीं, मुस्लिम वोटों को भी और विपक्ष के वोटों को भी। ठीक है, खाली मुस्लिम वोट अगर कहीं एक तरफ चले जाते हैं और उसमें कोई दूसरे वोट ऐड नहीं होते तो उसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो आप ये जो अभी वोटों की, जाहिर सी बात है विधानसभा चुनाव करीब है, तो वोट किसको जाना चाहिए? आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी जिम्मेदारी से ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम बात करें अपने समुदाय की, अपने कौम की भलाई के लिए, तो मेरा ये एकदम स्पष्ट मानना है कि हमें किसी एक पार्टी के साथ में उनका वोट बैंक नहीं बनना चाहिए। हम उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समीकरण हैं, अलग अलग नेता हैं। मैं ये चाहता हूँ, मैं शोएब अहमद बहैसियत सदर यूनाइटेड मुस्लिम फाउंडेशन, मैं ये चाहता हूँ कि जिस क्षेत्र के जो समीकरण हो वहाँ पे उस हिसाब से हम लोग फैसला करें। तो अभी रुकते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे और सवालों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग कुछ सिलेक्टेड विधानसभाओं में जहां पे अपनी पहुंच है, वहां पे अपनी टीम बना के, अपने संगठन को मजबूत करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक बैनर पे, एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम खुद चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। जो लोग मैदान में होंगे और इन सांप्रदायिक शक्तियों को पराजित करने का काम करें। हम लोग कुछ सिलेक्टेड विधानसभाओं में जहां पे अपनी पहुंच है, वहां पे अपनी टीम बना के, अपने संगठन को मजबूत करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक बैनर पे, एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम खुद चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। जो लोग मैदान में होंगे और इन सांप्रदायिक शक्तियों को पराजित करने का काम करें। हम लोग
कुछ सिलेक्टेड विधानसभाओं में जहां पे अपनी पहुंच है वहां पे अपनी टीम बना के अपने संगठन को मजबूत करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक बैनर पे प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम खुद चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। जो लोग मैदान में होंगे और इन सांप्रदायिक शक्तियों को पराजित करने का काम करें। हम लोग कुछ सिलेक्टेड विधानसभाओं में जहां पे अपनी पहुंच है वहां पे अपनी टीम बना के अपने संगठन को मजबूत करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक बैनर पे प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम खुद चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। जो लोग मैदान में होंगे और इन सांप्रदायिक शक्तियों को पराजित करने का काम करें। ब्रेक के बाद फिर से आपका एक बार फिर से स्वागत है और सवालों का सिलसिला इसी तरह जारी है। तो शुएब जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि इस वक्त मुसलमानों की जो स्थिति है राजनीति में, उसके बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं? बहुत सही सवाल आपने पूछा है और एक्चुअल लब्बो-लुआब यही है कि वर्तमान राजनीतिक परिवेश में मुस्लिम कहाँ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस पे मैं बात करना चाहता हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जिससे मैं अपनी बात रख सकूँ। अगर हम लोग बात करें राजनीतिक स्थिति की कि आज देश में प्रदेश में राजनीतिक स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव होने वाला है और देखिए विडंबना देखिए कि सबके मास्टर प्लान में मुस्लिम हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, सत्ता पक्ष की पार्टी भाजपा हो, वो भी अपने वोटरों को मुसलमानों का डर दिखा के सेंट्रलाइज करके सत्ता हासिल करना चाहती है, या बीजेपी के खिलाफ जाने वाली जितनी भी पार्टियां हैं इंक्लूडिंग सपा, बसपा, कांग्रेस, मजलिस, इनका किसी का भी प्लान बिना मुस्लिम वोटों के कंप्लीट नहीं हो सकता। लेकिन आज की डेट में मुसलमान नाम का इस्तेमाल करने से भी ये लोग परहेज कर रहे हैं। मैं इसको कहता हूं कि भाजपा और आरएसएस संघ के लोगों ने एक बहुत अच्छे चक्रव्यूह की रचना कर दी है। इस चक्रव्यूह में इन राजनीतिक दलों को फंसा दिया गया है। इनको देखिए, समाजवादी पार्टी को मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी मुसलमान का नाम नहीं ले सकती। आपने देखा होगा पिछला जो इनका जितना भी इनका वो चल रहा है, चुनावी एजेंडा चल रहा है, तो उसमें एक अघोषित तरीके से मुसलमानों के नाम से या मुसलमानों के उससे पहचान से परहेज रखी गई है। जितनी भी मीटिंग चल रही हैं उनमें मंच पे मुस्लिम नेताओं को उस तरीके से तवज्जो नहीं मिल रही जैसे पिछले चुनाव में मिलती थी। हालांकि आजम खान साहब की कमी इस चुनाव में बहुत महसूस करी जाएगी। आजम खान जैसा नेता, जो बड़े किरदार का नेता अगर होता है, तो उसको ये पार्टियां चाहें भी तो नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो सही बात बोली। एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पे ये भी है कि जहाँ आज जाति के नाम पर वोट बैंक की राजनीति हो रही है और सभी अपनी अपनी जातियों को रिझाने में लगे हुए हैं कि कोई ब्राह्मण को रिझा रहा है, कोई जाट को रिझा रहा है, लेकिन मुसलमानों के लिए अभी तक कोई सामने नहीं आया है।
मैं आपके चैनल के माध्यम से एकदम जिम्मेदारी से ये घोषणा करता हूं, अगर जातिगत स्तर पे देखें तो मुसलमान से बड़ी कोई जाति है नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 19 से 20% मुस्लिम हैं। बाकी मुसलमानों से ज़्यादा दलित को मानते हैं 20-22%, जो कि 3-4 पार्ट में बटे हुए हैं। बाकी आप ब्राह्मण को ले लीजिए, कुशवाहा को ले लीजिए, राजभर को ले लीजिए, जितनी भी जातिगत ये संरचना हो रही है या जातिगत राजनीति हो रही है, अगर इनको अंगगणित के हिसाब से देखा जाए तो मुसलमानों का नंबर सबसे ज़्यादा निकलेगा। लेकिन ये आरएसएस और बीजेपी का जो चक्रव्यूह बना हुआ है, अगर आप मुसलमान का नाम लेते हैं तो आप हिंदू विरोधी, अगर आप मुसलमान का नाम नहीं लेते हैं तो आप मुस्लिम विरोधी। मैं आपके चैनल के माध्यम से एकदम जिम्मेदारी के साथ में ये घोषणा करना चाहता हूं और देश के प्रदेश के सभी नागरिकों को बताना चाहता हूं, मुस्लिम हित की बात करना किसी भी तरीके से दूसरे समुदाय के हितों के खिलाफ नहीं हो सकता। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर हमारे शरीर का कोई हिस्सा खराब है, मान लेते हैं कि राजभर ने आज बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा जिस तरह तीनों कानून वापस हुए हैं कृषि के, तो उनको लगता है कि अब सीए और एनआरसी को भी वापस ले लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ले लेना चाहिए सीए एनआरसी। मैं राजभर जी से आपके चैनल के माध्यम से प्रश्न करना चाहता हूं, जब नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में पूरे प्रदेश की जनता सड़कों पे थी तो उस टाइम ओम प्रकाश राजभर जी कहां थे? क्या वो इस सवाल का जवाब देंगे? जब लखनऊ में घंटा घर पे, दिल्ली में शाहीन बाग में, मेरठ में, मुरादाबाद में, सब जगह हमारी बहनें इलाहाबाद में महिलाएं सड़कों पे बैठी हुई थी सारी सारी रात, उस समय ओम प्रकाश राजभर जी को आप उनके ऐलान को किस तरह ले रहे हैं? 100% राजनीतिक है, राजनीतिक फायदे के लिए, मुसलमानों को रिझाने के लिए। उनको पता है कि सिर्फ राजभर के वोटों से कुछ नहीं होना है जब तक मुस्लिम वोट उनके साथ नहीं जुड़ेंगे। ऐसे बहुत से मुस्लिम संगठन हैं जिनकी तरफ से ये बात सामने आई है कि अब एनआरसी और एनसीए को वापस लेना चाहिए, वरना उसी तरह से आंदोलन शुरू कर देंगे जिस तरह से शाहीन बाग में किया गया था। अभी ओवैसी जी ने भी यही बात कही। AVP 24 न्यूज़ के माध्यम से मैं देश के नागरिकों को ये संदेश देना चाहता हूँ, और ये सच भी है, अगर नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में देश और प्रदेश की जनता सड़कों पे ना उतरी होती तो विपक्ष तो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। आप अगर 2 साल पहले देखें, 2 साल पहले का देखें तो आपको विपक्ष पूरे सीन में कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। पूरा 1-1.5 साल सैकड़ों लोगों ने शहादत दी नागरिकता संशोधन कानून के विरोध करते करते। समाजवादी पार्टी, राजभर, कोई भी आदमी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए, हमारे लोगों का साथ देने के लिए सामने नहीं आया। शोएब जी, अगर ये कानून वापस नहीं होता है तो मैं आपकी राय पूछना चाहती हूँ, तो क्या इसको लेकर आंदोलन शुरू किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल विरोध किया जाएगा, 100% विरोध किया जाएगा, क्योंकि और विरोध तो चल ही रहा था। ये तो एक कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की वजह से उस विरोध को वाइंड अप करना पड़ा, विरोध खत्म नहीं किया गया जी। तो आपकी 2022 ये जो चुनाव करीब है विधानसभा, तो आपकी क्या भूमिका रहने वाली है? आप इसमें क्या रोल निभाने वाले हैं और किस पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं? मैं किसी भी पार्टी के फेवर में नहीं हूँ। मैं बहुत खुश मिजाज हूँ, मतलब खुश नसीब आदमी हूँ कि मेरे गले में किसी का वो नहीं है, कोई मतलब मैं किसी के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। फिर भी प्रदेश के मुसलमानों के विकास के लिए किस पार्टी को आप सेलेक्ट करेंगे, किसके साथ जाना चाहेंगे? अगर मेरा नज़रिया आप पूछना चाहती हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने भाइयों को बताना चाहता हूँ कि अगर कौम की तरक्की चाहते हैं तो अगर मान लीजिए मिली-जुली सरकार रहती है, विपक्ष का जिसमें कांग्रेस की भी भूमिका हो, समाजवादी की भी भूमिका हो, तो हमारे समुदाय के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जी, अब आपसे मैं आखिरी सवाल आपसे ही रिलेटेड करना चाहूँगी। सुना है कि आपको जिमिंग का बहुत शौक है और आपका जिम हुआ करता है, उसके बारे में बताएं। अरे मैं देखिए ये तो मतलब आज से करीब 18-19 साल पहले मैंने लखनऊ के गोलागंज मोहल्ले में फिटनेस पॉइंट के नाम से अपना एक जिम खोला था, और मुझे
काफ़ी शुरू से एक्सरसाइज करने का शौक है। तो आजकल के तो युवाओं को जिम करने का काफ़ी शौक है, तो कुछ खास टिप्स देना चाहेंगे आप? नहीं, बस कोई टिप्स की ऐसी कुछ विशेष ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ ये है कि बहुत पुरानी कहावत है, स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है। अगर आप फिजिकली फिट हैं तभी आप कोई भी अपना रोल अच्छे से उसको डिलीवर कर पाएंगे। फिट रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि 2022 का चुनाव करीब है और इसके लिए आपके अपने क्या ओपिनियन हैं और किसके साथ जाना देखिए, चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मैंने अभी पश्चिम से लेके और पूरब मतलब कई जगह में गया। मैं देखिए, हम लोगों का काम करने का तरीका क्या, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। हम लोग कोई राजनीतिक पार्टी तो है नहीं। हम लोग अगर किसी ज़िले में जाते तो हम लोग कोई रैली तो करते नहीं है। फिर भी किस पार्टी के सपोर्ट में रहेंगे? मैं बता रहा हूँ, लेट मी कंप्लीटेड। मैं जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बिजनौर। बिजनौर के अंदर एक विधानसभा आती है धामपुर। अब हम जब धामपुर में जाते हैं तो जो वहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, उन लोगों के बीच में बैठ के उनके सामने अपनी बात रखते हैं, उन लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं। हमारी प्रायोरिटी ऐसे लोगों को जोड़ना जिनके लिए कौम की तरक्की, समाज की तरक्की, देश की तरक्की उनकी राजनीतिक पार्टी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। दो तरीके के लोग हैं इस टाइम मतलब राजनीति में, जिन्होंने अपनी राजनीतिक आका और अपनी राजनीतिक पार्टी के भले के लिए ही राजनीति कर रहे हैं, और वो लोग भी हैं जो देश का, समाज का भला करना चाहते हैं। तो हम लोग उन लोगों को जो किसी पार्टी विशेष के भक्त नहीं है, भक्तों से दूरी बनाते हुए, भक्तों को दूर से नमस्कार करते हुए, चाहे वो सपा भक्त हो, चाहे ओवैसी भक्त हो, चाहे मोदी भक्त हो, इन भक्तों से दूरी बनाइए। इन भक्तों से दूरी बना के जागरूक नागरिकों को एक जगह बैठाल के एक ऐसा कमेटी बनानी है हर विधानसभा में कि जो उस क्षेत्र के मुद्दों को जान सके। उस क्षेत्र का लखनऊ से बैठ के लखनऊ से 500 किलोमीटर दूर विधानसभा का आकलन नहीं हो सकता। वहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं, जो वहाँ के लोकल स्थानीय नेता हैं, ये वहीं के लोग अच्छी तरीके से उसको जान सकते हैं। तो मैंने आपकी मांग ये है जो विकास करेगा वही सत्ता में आएगा 2022 की सरकार? नहीं, मैं विकास की, देखिए विकास तो मतलब उसकी कोई परिभाषा नहीं है। ये सरकार जो बनी 2017 में, तो इसमें जो पहली घोषणा इन्होंने करी थी गड्ढा मुक्त सरकार, 2017 की भाजपा सरकार की पहली घोषणा थी कि हम सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे। और 4.5 साल होने के बाद भी देश की राजधानी की सड़कें ये नहीं बना पाए, तो दूर दराज की सड़कें तो छोड़ दीजिए, विकास एक मतलब अलग से चर्चा का मुद्दा है। मेन चीज ये है कि कौन प्रतिनिधित्व करेगा। आज राजनीति में कौन लोग आना चाहते हैं। राजनीति, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, इसमें इसको पार्टी तंत्र में बदला जा रहा है धीरे धीरे। मतलब हम आप जिस विधानसभा में रहते हैं, जो राजनीतिक पार्टी प्रत्याशी उतार देगी, हमारी मजबूरी है कि उनमें से किसी को चुनना। लाख कोई अच्छा आदमी हो, लेकिन अगर हम चाहें तो उसको अपना प्रतिनिधि नहीं बना सकते। तो ये थे हमारे साथ शुएब अहमद साहब, जो अपने रुझान बता रहे थे और काफ़ी अच्छा मैसेज दिया प्रदेश की जनता को। अगले दिन हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे, आपके सामने किसी नए चेहरे के साथ, किसी दूसरे शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए।